नमस्कार। ये सवाल उठना लाजमी है। याद है आपको चुनावी अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी की किस तरह आलोचना की थी। न सिर्फ उसे नेशनली करप्ट पार्टी बताया, बल्कि शरद पवार की भी कड़ी आलोचना की थी। तो आज अमित शाह क्यों एनसीपी के भरोसे अपनी सरकार में विश्वास जता रहे हैं? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं? आज हम एबीपी न्यूज पर इस मुद्दे को आपके सामने उठाएंगे, मगर आइए उससे पहले हम रुख करना चाहेंगे नेहा का, जो आपको ताजा तस्वीर से अवगत करा रही हैं। नेहा। जी हाँ, महाराष्ट्र हरियाणा की ताजा तस्वीर की बात करें। सबसे पहले महाराष्ट्र, जहां 288 में से 122 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, 62 मिली हैं शिवसेना को। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, 42 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस पार्टी, और इसके साथ ही एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एमएनएस की अगर बात करें, सिर्फ 2 सीटें मिली हैं एमएनएस को। तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, अन्य के खाते में 19। और ये पूरी टाली आप देख रहे हैं, 122 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना 62, 42 कांग्रेस, एनसीपी 41, 2 एमएनएस और अन्य के खाते में 19 सीट। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। अब यही सवाल है महाराष्ट्र में सरकार लेकिन कैसे बनेगी? एक इसमें विकल्प ये हो सकता है कि बीजेपी की 122 और उसमें एनसीपी की 41, क्योंकि एनसीपी बाहर से समर्थन देने का खुद ही प्रस्ताव दे रही है। यह आंकड़ा 163 पर पहुंचता है, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। तो एक ये विकल्प हो सकता है, महाराष्ट्र में इस तरह बन सकती है सरकार अगर बीजेपी और एनसीपी साथ आए। दूसरा विकल्प ये कि बीजेपी के साथ शिवसेना आके मिल जाए। 122 में अगर शिवसेना के 62 सीट आके मिलती है, तो वो आंकड़ा पहुंचता है 184, जिसका मतलब है ये आंकड़ा एक बार फिर बहुमत से ज्यादा है। और शिवसेना की तरफ से थोड़ा नरम रुख भी दिखाया गया है, हालांकि बीजेपी कड़े तेवर लेकर शिवसेना को आगे बढ़ी है। तो ये दूसरा विकल्प हो सकता है महाराष्ट्र में सरकार बनाने का। तो या तो एनसीपी का बाहर से समर्थन का प्रस्ताव बीजेपी स्वीकारे, या फिर शिवसेना और बीजेपी साथ आए, और इन 2 विकल्पों के माध्यम से मिल सकती है महाराष्ट्र को अपनी अगली सरकार। बात करते हैं हरियाणा की, जहां हरियाणा की जनता ने अच्छा मैंडेट, बहुमत दिया है बीजेपी को। आपको बता दें 46 सीटें बीजेपी को मिली हैं, जो कि बहुमत का आंकड़ा है। 20 सीटों पर आईएनएलडी आकर के रुकी है, दूसरी बड़ी पार्टी बनी है आईएनएलडी प्रदेश की। 15 सीटों पर सिमटी है कांग्रेस पार्टी। ये तस्वीर बन रही है हरियाणा जनहित कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, जिसका साथ टूटा बीजेपी से, वो 2 पर, और अन्य के खाते में 7 सीट। तो ये हरियाणा की बड़ी तस्वीर बन रही है। बीजेपी 46 सीटों के साथ अपने दम पर पहली बार बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाती हुई। आईएनएलडी 20, कांग्रेस 15, एचजेसी 2 और अन्य के खाते में 7 सीट। अब आपको बड़ी बातें बताते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों की। लोकसभा चुनाव के बाद ये मोदी की बड़ी कामयाबी है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला बड़ा टेस्ट जिसमें नरेंद्र मोदी पास हुए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में अपने दम पर, महाराष्ट्र में साथी के साथ। महाराष्ट्र में शिवसेना के बिना भी बीजेपी की सरकार संभव है, क्योंकि एनसीपी ने बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है। शिवसेना को साथ लेने पर बीजेपी का कड़ा रुख है। अमित शाह ने कहा है, हमने शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, एनसीपी बाहर से समर्थन देने को तैयार है, क्योंकि यही जनता का मैंडेट भी है। एनसीपी के प्रस्ताव पर अभी फैसला नहीं, ये बीजेपी ने साफ किया। लेकिन अमित शाह ने यह भी कहा कि एनसीपी सरकार में नहीं शामिल हो रही, बिना शर्त बाहर से समर्थन दे रही है। हालांकि आरएसएस एनसीपी से समर्थन के खिलाफ है। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई है। अमित शाह ने भी कहा, इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस अब दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं रही। जनता का फैसला मंजूर, वादे निभाए नई सरकार। सोनिया गांधी ने प्रतिक्रिया दी है और इस हार को मंजूर करते हुए कहा है कि यह जनता का फैसला है। अभिसार सवाल यहां पर यह है अभिलाष खांडेकर जी, क्या अमित शाह ये कह सकते हैं कि अभी हमने फैसला नहीं लिया एनसीपी पर, उनके फैसले पर, और ये तो बाहर से समर्थन दे रहे हैं? क्या ये अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? वो एनसीपी जिस पर आप लगातार हमले करते रहे और अब आपको उनसे समर्थन लेने पर ऐतराज नहीं है? निश्चित रूप से एक बहुत ही अननेचुरल सा गठबंधन होने की तैयारी हो रही है, जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार से हो रहा है। मुझे याद है कि देवेंद्र फडणवीस भ्रष्टाचार के खिलाफ बैलगाड़ी में डॉक्यूमेंट्स लेके औरंगाबाद की सड़कों पर गए थे, और जिसमें इरिगेशन घोटाले से संबंधित कागज उन्होंने दिखाए थे, और ये कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ही महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 70,000 करोड़ का एक ही डिपार्टमेंट में करप्शन किया है। यदि आज अमित शाह की पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी उनके साथ जाती है, तो ये नए गठबंधन का जो जन्म हो रहा है वही भ्रष्टाचार के साथ हो रहा है। ये कहना बहुत ही दुखद लग रहा है मुझे। बिल्कुल। और हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता उमेश कुमावत का, क्योंकि शिवसेना में जो हलचल है उसकी जानकारी उमेश के पास है। उमेश, शिवसेना इस घटनाक्रम को कैसे दे रही है, खासकर अब जब उसकी जरूरत सरकार को लेकर नहीं है बीजेपी को? देखिए, इसको लेके हमने अभी शिवसेना नेताओं से अभिसार बात की है। शिवसेना फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका ले रही है।
हमने साफ तौर पर ये उनसे पूछा था कि क्या शिवसेना विपक्ष में बैठेगी, क्योंकि जिस तरह के संकेत अमित शाह ने दिए हैं कि एनसीपी ने बाहर से समर्थन दिया है और बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या ऐसे में अगर शिवसेना क्या अपोजिशन में बैठेगी, यही एक सवाल उठता है और ये लाजमी सवाल भी है। यही सवाल हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वेट एंड वॉच। इस वक्त शिवसेना की यही भूमिका है और शिवसेना के जो नेता है दिवाकर रावते, संजय राउत, ये सारे नेता इस वक्त उद्धव ठाकरे से मीटिंग कर रहे हैं मातोश्री में। और इस मीटिंग के बाद इस मीटिंग में ही ये तय किया जाएगा कि शिवसेना क्या करेगी। लेकिन अभी तक क्या शिवसेना रक्षात्मक मुद्रा में चली गई है? क्या ये कहना सही होगा उमेश, शिवसेना डिफेंसिव पर चली गई है? बिल्कुल, थोड़ा सा डिफेंस मूड जो है शिवसेना का इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि वेट एंड वॉच की भूमिका, क्योंकि अभी तक शिवसेना ने ये तय नहीं किया है कि वो विपक्ष में बैठेगी। साफ तौर पर ये सवाल तो उठता है कि क्या शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। इस सवाल के जवाब पर वेट एंड वॉच कहना यानी कि जाहिर सी बात है डिफेंस की भूमिका है शिवसेना की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश कुमावत। और आइए आप देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट, क्योंकि एनसीपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो सरकार को बाहर से समर्थन देगी। बीजेपी ने हालांकि इस पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है, मगर आपने अगर बीजेपी अध्यक्ष के हाव भाव देखे थे तो उन्हें कम से कम इस समर्थन से कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों? एनसीपी का पूरा नाम क्या है मालूम है? नेचुरली करप्ट पार्टी। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी है। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन 10:10 हुआ है। तब से ये 10-10 का मतलब क्या है मालूम है ना? ये 10-10 का मतलब है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार। चुनाव प्रचार में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर शरद पवार रहे हों, लेकिन नतीजे आने के बाद एनसीपी खुद समर्थन देने का ऑफर कर रही है। इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे। 15 साल तक एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार में थी। अब जब हार मिली है तो एनसीपी को पाला बदलने से गुरेज नहीं है। हालांकि बीजेपी एनसीपी के ऑफर पर खुलकर कुछ नहीं कह रही। सरकार साझा सरकार होती है तो अलायंस होता है। एनसीपी का अभी जो मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिखा है उसमें सरकार में शामिल होने की इनकी बात नहीं है। वो बाहर से बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं, ऐसी बात है। बीजेपी और एनसीपी के बीच नजदीकियों की खबर तभी से चल रही है जब बीजेपी शिवसेना के बीच 25 साल पुराना गठबंधन टूटा था। उसी दिन कांग्रेस और एनसीपी के रास्ते भी अलग हुए थे और तभी कांग्रेस और शिवसेना दोनों ने ही आरोप लगाया था कि बीजेपी और एनसीपी की नजदीकियों की वजह से ही दोनों गठबंधन टूटे हैं। निश्चित तौर पर डील हुई है। शरद पवार जी के साथ जो है नरेंद्र मोदी जी की गुफ्तगू काफी कुछ कहती है और यहाँ पत्रकार सम्मेलन होता है भारतीय जनता पार्टी का, तुरंत ही कांग्रेस का पत्रकार, एनसीपी का पत्रकार सम्मेलन होता है। खैर, ये मौका परस्ती भारतीय जनता पार्टी ने बारंबार की है। स्वाभाविक बात है कि वो बीजेपी से पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरीके से एनसीपी तालमेल करने की कोशिश कर रही थी, स्वाभाविक कारणों से, और ऐसे कारण जिसको आगे आने वाले दिनों में सबको पता चल जाएगा। अभी भी बहुत लोगों को पता है कि एनसीपी की क्या मजबूरी है। अब सरकार को बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव देकर सिर्फ एनसीपी ही नहीं, बीजेपी भी फायदे में है, क्योंकि एनसीपी के साथ आने की खबर से ही शिवसेना की मांगे कम हो सकती हैं, जो सीएम पद को लेकर अब भी अड़ी है। अब सारी गुंजाइशों पर चर्चा संसदीय बोर्ड की बैठक में होगी और तब पता चलेगा कि बीजेपी किसके साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। हालांकि उससे पहले आरएसएस ने एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाने पर ऐतराज जताया है। थोड़ी राह देखिए, शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। नहीं, सवाल यहां पर यह उठना लाजमी है कि बीजेपी भी एनसीपी के सहारे आश्वस्त दिखाई दे रही है, मगर एनसीपी इतनी क्यों उतारू है समर्थन देने में?
बहुत जाहिर बात है। एनसीपी पे चुनाव से कुछ दिन पहले ही सरकार ने एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को 4 मंत्रियों पे केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी थी। तो बीजेपी उनकी संकट मोचक है, आप ये कह रही हैं? एनसीपी को ऐसा लगता है कि सत्ता में जुड़े रहने से वो संकट टाला जा सकता है। क्या ये स्ट्रैटेजी हो सकती है? जयंत घोष को बता रहा हूँ, अभी भी आप ये मत सोचिए कि बीजेपी और शिवसेना में सरकार नहीं हो रहा है। अभी जो स्थिति है ना, ये बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। आप अभी भी आशावादी हैं जयंत? बार्गेन और काउंटर बार्गेन चल रहा है। अगर एनसीपी आपको सपोर्ट दे दिए हैं और वो ताश जो है, वो जो कार्ड है, वो आप दिखा रहे हैं, तो इसमें शिवसेना के ऊपर भी एक दबाव आ रहे हैं। बहुत अहम बात आपने कही यहाँ पर जी। शिवसेना के साथ आपको बार्गेन करना है, शिवसेना के साथ आपको बातचीत करना है। तो चलिए, सवाल ये यहाँ पर ये, इससे पहले कि मैं संबित पात्रा और रागिनी नायक का रुख करूं, क्या ये शरद पवार और मोदी के एक होने का संकेत है? शरद पवार और मोदी लोकसभा के पहले भी इनका मिलन हुआ, खबरें छपी, ये लगातार मिलते आ रहे हैं, दोनों के बीच के डील की बात होती आ रही है। सवाल ये है कि भले ही आप शिवसेना के ऊपर प्रेशर डालने के लिए बोलो कि हमको उनका समर्थन है, लेकिन बेशरम तरीके से आप कैसा समर्थन ले सकते हो जिस पार्टी को आपने सबसे करप्ट पार्टी बोला है? करप्शन के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो, लोकसभा में करप्शन के खिलाफ चुनाव लड़के आए हो, और यदि आप ये बोलते हो कि जवाब दीजिए इस बात का, संबित पात्रा, इस बात का जवाब दीजिए। आपके अध्यक्ष जो हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई देते हैं अपनी सरकार के भविष्य को लेकर, शिवसेना के समर्थन को लेकर नहीं। आप शिवसेना से बात नहीं कर रहे हैं, आप एनसीपी के समर्थन को लेकर आश्वस्त हैं। तो ये दोहरे मापदंड नहीं तो क्या है? अविसार जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी निर्णय नहीं हुआ है, बीजेपी के लोगों को खुद पता नहीं है किससे समर्थन हम लेने वाले हैं, क्या होने वाला है। अभी आपके पार्टी अध्यक्ष ने खुद कहा है, नहीं हुई है। आपके पार्टी अध्यक्ष ने खुद कहा है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपकी इग्नोरेंस है। के बना दिया हमने कि सुन रहे नहीं, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था। पार्टी अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि हम एनसीपी से समर्थन लेके सरकार बना रहे हैं, मगर वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। संबित पात्रा, आप शब्दों के जाल में मत उलझाइए, आप शब्दों के जाल में मत उलझाइए। मैं कंप्लीट कर लूं अभिसार जी, मैं कंप्लीट कर लूं। पर ये क्यों नहीं कहा कि हमें समर्थन मंजूर नहीं है? मैं कंप्लीट कर लूं। सैद्धांतिक तौर पर क्यों नहीं कहा कि आपको ये समर्थन मंजूर नहीं है? मुझे उत्तर, ये दोहरे मापदंड है आपके। मुझे उत्तर देने का मौका मिलना चाहिए। अभिसार जी, आपने एक प्रश्न पूछा है, मुझे उत्तर देने का मौका मिलना चाहिए। इस प्रकार अटैकिंग नहीं होना चाहिए। आप उत्तर देने का मौका तो दीजिए। आपने कहा आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते नहीं है, मैंने कहा मैं मौजूद था। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा क्या आप एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा आपने एनसीपी के बयान को सुना नहीं है। एनसीपी ने कहा हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं, हम सरकार में नहीं आ रहे हैं। अब कोई बाहर से समर्थन दे रहा है तो क्या हम जाके उसके मुंह पे हाथ रख दें कि क्यों आपने ऐसा कहा? चलिए एक मिनट संबित पात्रा, एक मिनट संबित पात्रा जी, कहां से आ जाता है? पात्रा जी सुनिए, ये कोई शादी का प्रस्ताव नहीं है, ये विधानसभा का नंबर का सवाल है। आपके पास नंबर नहीं है और उन्हीं के भरोसे आप अपनी सत्ता में रहोगे। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने दिया हमने मांगा नहीं। कल दाऊद इब्राहिम उठा के चंदा देगा तो ले लोगे क्या? क्योंकि हमने मांगा नहीं, उन्होंने दे दिया। कोई की बात कर रहे हैं और जो हमें मंजूर नहीं है, आपको ये कहना चाहिए, जिसको आप नेशनल चंदा लिया कहाँ है? आप ये क्यों नहीं कह रहे चंदा लिया कहाँ है? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आपको मंजूर नहीं है? अरे नहीं, अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाने, अरे क्या सब कुछ कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाएगी। इंतजार तो करना चाहिए हम सबको, उससे पहले ही डबल स्टैंडर्ड शुरू हो गया। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, आज एक इतना बड़ा दिन है, दिवाली से पहले दिवाली हो गया है और सब मिलके मुझ पे ऐसा सवाल कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र को मैं नहीं लूटा हुआ है, जैसे महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी नहीं लूट लिया था। जिन लोगों ने लूटा है उनसे सवाल तो करिए। हमको तो जनता ने जिताया है, हमारे कारण से आज अच्छा दिन आया है और आप सब मिलके हमारे पे अटैक करने लगे हैं। पता नहीं हमने गुनाह किया हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि ये मोदी की डबल धमाका है। अभी सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मौका दीजिए। रागिनी आप बताइए, क्या आप इसे किस तरह से देखती हैं? रागिनी आप इसे किस तरह से देखती हैं? क्या ये बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं? अभी सर देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है। जिन्हें नेचुरल अलाइज कहती है भारतीय जनता पार्टी,
उन लोगों ने तो नरेंद्र मोदी जी को ही महाराष्ट्र पे अटैक करने वाले, महाराष्ट्र पे आक्रमण करने वाले व्यक्ति के साथ तुलना कर दी। अमित शाह को आदिल शाह बना दिया। और जहां तक बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने की बात है, उनकी स्मृति की बात थी, तो लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं कहा था, उनकी अंत्येष्टि पे गए भी नहीं थे। ये नेचुरल अलाइज के साथ इनके संबंध है। तो अगर ये बात, इस बात पर तर्ज दिया जाए, इस बात पर हम जरा गौर करें, तो एनसीपी के साथ अवसरवादिता का एक और प्रमाण अगर ये लोग दे भी रहे हैं तो इसमें बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नेशनल करप्ट पार्टी है, 10-10 की उन्होंने बहुत अच्छी एक विवेचना भी की। उसके बाद जो मैं तो कहूंगी कि जो आदर्शों के नाम पर, जो मूल्यों के नाम पर दुहाई पूरे देश में देते रहे, वो अब किस मुंह से और किस मूल्यों की विवेचना के साथ जाकर एनसीपी से बाहर से भी समर्थन ले सकते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा ठीक है रागिनी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ दे दूं जरा, नाक आप सीधी पकड़े या घुमा के पकड़े, आप नाक को ही पकड़ रहे हैं, तो संबित पात्रा आप नाक घुमाकर पकड़ रहे हैं। रागिनी मैं आपकी बात समझ गया, रागिनी मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया। आप नाक घुमाकर पकड़ रहे हैं जैसे कि रागिनी कह रही हैं। नहीं, एक सेकेंड। जिनका नाक कट गया है वो दूसरों के नाक को पकड़ने के तरीके को ना देखे, पहले अपने नाक को प्लास्टिक सर्जरी करके जोड़ने का प्रयास करें और राहुल गांधी जी के पास जाएं, उनसे पूछे कि नाक क्यों कटा है और कैसे नाक को जोड़ना है। मेरा नाक बिल्कुल ठीक है, हमारी नाक आज ऊंची हुई है, जनता को धन्यवाद है उसके लिए। हमारी नाक की चिंता ना करें। दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ रागिनी जी का, कांग्रेस का सम्मान। उसका जवाब दीजिए, किसकी नाक क्यों सवाल पूछ रहे हैं? क्यों सवाल पूछ रहे हैं? जनता ने आपको जवाब आज ही दिया है। अरे जनता ने आपको जवाब आज ही दिया है और मैं कांग्रेस का जवाब देता फिरूं? आपको जनता ने जवाब आज दिया है, आप बजाय इसके कि राहुल जी को जवाब पूछो, आप बीजेपी से जवाब पूछ रहे हो कि बताओ क्या हो रहा है। अरे आप बताओ ना क्या हो। मैं 1 मिनट के आप दोनों को रोकूंगा, मैं 1 मिनट के लिए आप दोनों को रोकूंगा। हम यहाँ राहुल गांधी की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ हुदूद तूफान आया हुआ है, वहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक सेकंड संबित, मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जहां हुदूद तूफान आया हुआ है, राहुल गांधी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मगर रागिनी, आज कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता थे वो बाहर मौजूद थे, वो मांग कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को लाया जाए। सच तो यह है कि राहुल गांधी नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं कांग्रेस को, जिसका नतीजा हम बार बार देख रहे हैं, चाहे लोकसभा हो। आप ना हरियाणा में और ना महाराष्ट्र में आप विपक्षी दल तक का आपको दर्जा नहीं मिला है। क्या ये एक अविश्वास नहीं है राहुल गांधी में एक तरह से? अभिसार, मैंने ये बात बहुत बार स्पष्ट की और एक बार मैं फिर यही बात दोहराना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, चाहे वो स्थानीय नेतृत्व की बात हो या केंद्रीय नेतृत्व की बात हो। साझे सरोकार में हमारा विश्वास है, इसलिए साझी जिम्मेदारी की भी हम बात करते हैं। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, माफ कीजिएगा रागिनी, जब जीत मिलती है तो श्रेय सिर्फ राहुल गांधी को जाता है। चुनाव की, लोकसभा के चुनाव की हार के बाद तो श्रेय सिर्फ राहुल गांधी को जाता है। शीर्ष नेतृत्व ने बाहर आकर कहा अभिसार की जिम्मेदारी हमारी है। आज भी राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकारा है, सोनिया जी ने भी स्वीकारा है कि जनादेश सर आंखों पर है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि मई से लेकर अक्टूबर तक एक इंस्टेंट कॉफी की तरह जनधारणा में, जनमत में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तो मैं समझती हूँ ऐसा नहीं। चलिए सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? मैं आप बात समझ गया आपकी रागिनी, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोनिया जी के नेतृत्व में 17 प्रदेशों में हमारी सरकार रही और पुनरुत्थान के लिए दोबारा हम लोग पूरी तरीके से निष्ठावान हैं। नहीं रागिनी जी, आप परसों डिबेट में कह रहे थे मोदी वेव ध्वंस हो गया, वो खत्म हो गया, और आज ये इंस्टेंट कॉफी कहां से आ गया? और दूसरी बात है, राहुल जी कंट्री के एसेट है, वो बना के रखिए, उनको अलग मत करिएगा। पलायनवादिता की बड़े व्यक्ति हैं। रागिनी जी, इस बात को मान लीजिए कि ये मोदी वेव है। रागिनी जी, इस बात को मान लीजिए राहुल गांधी मोदी वेव है, एसेट है और उनको प्लीज हटाइए मत, उनको रहना बहुत जरूरी है। इस बात को आप मान लीजिए रागिनी कि ये मोदी वेव है। अगर एक शख्स के आधार पर आपको महाराष्ट्र में 122 सीटें मिल रही हैं, हरियाणा में 46 सीटें मिली है, तो ये मोदी वेव है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। अभिसार, मोदी जी के प्रति लोगों
लोगों का रुझान और लोगों का लगाव बाकी है, इस बात को तो नकारा ही नहीं जा सकता। अभी तक तो आप इसे भी नकार रही थी। रूप से दिख रहा है, लेकिन ये बात भी गौरतलब है कि सुनिए तो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार नहीं है ये, ना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विस्तार है, ये व्यक्तिवाद का विस्तार है। यानी कि उस व्यक्ति के करिश्मे को आप सलाम कम से कम कर रही हैं।